हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी साइंस अफेयर। दिस इज कौशल सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक, द सुपर कंडक्टर्स के बारे में। आप लोगों में से बहुत ही कम ही लोग होंगे जो इसके बारे में जानते होंगे कि किस तरह से जो सुपर कंडक्टर है ये हमारी पूरी दुनिया को जो है बदलने वाला है, किस तरह से ये हमारे फ्यूचर में बहुत ही बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज लाने वाला है। और इवन इस टाइम भी सुपर कंडक्टर्स का यूज हम लोग बहुत सी जगहों पर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे। सुपर कंडक्टर्स क्या है, सुपर कंडक्टर्स इन द प्रेजेंट टाइम में कहाँ कहाँ यूज हो रहा है और फ्यूचर टाइम में किस तरह सुपर कंडक्टर्स हमारी पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन में एक बड़ा चेंज लेकर आएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आज की वीडियो में जो है हम मेनली 3 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक तो हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज द सुपर कंडक्टर। हम सुपर कंडक्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि सुपर कंडक्टर होता क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है। इसके बाद पढ़ेंगे कि इन प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान समय में सुपर कंडक्टर कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, हमारे जीवन को सुपर कंडक्टर्स किस तरह से जो है इफेक्ट डाल रहा है। और पढ़ेंगे हम लोग कि फ्यूचर में सुपर कंडक्टर्स क्या क्या रोल निभाएगा और किस तरह जो है हमारे सिविलाइजेशन को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। तो मैं पहले ही बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा जो है साइंटिफिक ज़्यादा है, जिसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो उन चीज़ों को पहले जान लेते हैं, तब जाके हम सुपर कंडक्टर्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले सुपर कंडक्टर को समझने से पहले हमें कंडक्टर्स वर्ड को समझना पड़ेगा। कंडक्टर्स क्या होते हैं? तो देखिए, जब हम इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी करते हैं तो हम 3 तरह के मटेरियल को पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है कंडक्टर्स, दूसरा होता है नॉन कंडक्टर जिसे इंसुलेटर कहते हैं, और तीसरा होता है सेमी कंडक्टर्स। अब ये होते क्या हैं? तो नॉर्मल सी बात ये है कि जिसमें करंट फ्लो होता है उसे बोलते हैं कंडक्टर, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम। ज़्यादातर जो मेटल होते हैं वो मेटल सारे के सारे कंडक्टर होते हैं, और आपके घर में जो वायर लगी होती हैं जिनके अंदर करंट फ्लो होता है वो सभी कंडक्टर्स ही होते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर्स। इनमें क्या होता है कि इनमें करंट फ्लो होता नहीं है, जैसे कि ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गई, वुड हो गया, कागज हो गया, कपड़े हो गए। तो ये सब चीज़ें जो है इंसुलेटर में आती है। और इन दोनों कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स के बीच में आता है सेमी कंडक्टर्स। ये तीसरी कैटेगरी बड़ी स्पेशल है। ये सेमी कंडक्टर होते तो बहुत कम हैं, लेकिन इनकी एक खासियत ये है कि ये नॉर्मली जो है इंसुलेटर होते हैं। नॉर्मली इनमें जब करंट फ्लो करेंगे तो ये इंसुलेटर की तरह करंट को फ्लो नहीं होने देंगे, लेकिन जैसे ही इनमें कुछ जो है आप स्पेशल मेथड अपना लेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे, तो ये तुरंत किस में चेंज हो जाएंगे? कंडक्टर्स में चेंज हो जाएंगे। यानी थोड़ा सा इसमें अगर चेंज कर दिया जाए, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, इसको सनलाइट में रख दिया जाए, या फिर इसमें कोई अलग मटेरियल मिला दिया जाए, तो सेमी कंडक्टर्स जो है नॉन कंडक्टर से कंडक्टर्स में चेंज हो जाते हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स, अर्धचालक। यानी कि ये कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स के बीच में आते हैं। इनके एग्जाम्पल सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और कार्बन भी कुछ हद तक जो है सेमी कंडक्टर कैटेगरी में आता है। आगे बात करें कि कंडक्टर्स में ऐसा क्या होता है जिसके कारण जो है उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो होता है लेकिन नॉन कंडक्टर्स में नहीं होता है, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, इसका रीजन है फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए, मैंने अभी बताया कि सारे के सारे जो मेटल हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, और मेटल की एक खासियत होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देता है। ये मेटल के एटम है, ये मेटल है। मान लीजिए कि ये जो वायर है ये मेटल से बना है, चाहे एल्युमिनियम चाहे कॉपर की से बना है, और ये जो है उसका मेटल है। तो मेटल ने क्या किया कि मेटल के जो एटम है उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर लगातार इसमें घूम रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं जिग जैग मोशन या रैंडम मोशन। अब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने इस पर जो है एक बैटरी जोड़ दी, और बैटरी में जो है हम लोगों ने एक तरफ प्लस टर्मिनल लगा दिया और एक तरफ माइनस। आपने देखा होगा बैटरी में जो है एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है। तो इधर मैंने लगा दिया पॉजिटिव और इधर लगा दिया नेगेटिव। अब क्या होगा कि ये जो एटम है, जो मेटल जो हमारा है, जो हमारा कंडक्टर्स है, उसका जो एटम है वो तो स्टेबल रहेगा, वो तो कहीं जाएगा नहीं। लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव की तरफ जाने लगेंगे, इधर की तरफ जाने लगेंगे ऐसे। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, जो चार्ज का फ्लो होता है, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इस तरह हम लोग बैटरी से जब किसी कंडक्टर को जोड़ते हैं तो कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर मूवमेंट आ जाती है, फ्लो आ जाता है, और इस फ्लो को हम लोग बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये रही बेसिक बात। अब आगे बात करें
कि रेजिस्टेंस की, ये एक जो है हम लोग को सुपर कंडक्टर को समझने के लिए रेजिस्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए रेजिस्टेंस की डिफिनेशन क्या है। रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी टू अपोज करंट फ्लो इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी हर कंडक्टर में, हर वायर में एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो जो है फ्लो जो होता है, जो करंट का फ्लो होता है उसे अपोज करता है, उसे कम करना चाहता है। इस प्रॉपर्टी को, इस एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, प्रतिरोध, अवरोध, इस तरह समझिए। अब ये बात ये है कि ये क्रिएट क्यों होता है। तो देखिए ये एक जो है वायर है, इसको मैंने जूम करके दिखाया आप लोगों को। तो ये वायर जो है इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है इसके एटम है यहाँ पर, ये वायर कंडक्टर जो है इसके एटम है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया अभी कि मेटल के जो एटम है वो रुके रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बहते रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो रास्ते में बार बार इन मेटल के जो एटम हैं, जो एटम यानी परमाणु हैं, उनसे बार बार टकराएंगे और टक्कर के कारण क्या होगा, तो इनकी स्पीड कम होगी। कॉन्सेप्ट को समझिए। इलेक्ट्रॉन ने मूवमेंट शुरू की, इलेक्ट्रॉन बहना शुरू हुआ क्योंकि इधर पॉजिटिव जुड़ा है और इधर निगेटिव जुड़ा है बैटरी का। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ बहना शुरू किए, लेकिन बार बार ये जो एटम है, ये जो एटम है इनसे बार बार टकराएगा तो अपनी स्पीड को कम कर देगा और इस टक्कर के कारण स्पीड कम होगी, जिससे करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी को, इस टक्कर को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसको और आसान तरीके से समझिए कि ये जो वायर है इसे आप एक रोड समझ लीजिए, रोड, नॉर्मल रोड, और उस रोड पे कोई कार चल रही है, कोई बाइक चल रही है, मान लीजिए कुछ चल रहा है। अब इस रोड पे जितने ब्रेकर होंगे, जितने गड्ढे होंगे, तो ये कार उतनी स्लो चलेगी। लेकिन इस रोड पर अगर ब्रेकर गड्ढे नहीं होंगे, रोड बिल्कुल स्मूथ है, तो कार बिल्कुल तेज चलेगी। तो ये जो ब्रेकर हो गए, जो गड्ढे हो गए, वो सब क्या कहलाएंगे, रेजिस्टेंस। ये कार की स्पीड को कम कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के केस में, इलेक्ट्रॉन जब चल रहा है तो ये मेटल के जो एटम है उससे टकरा रहा है, तो टकराने के कारण इसकी स्पीड कम हो रही है, इसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब देखते हैं रेजिस्टेंस किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये दो तरह के मेनली प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पहला तो ये कि रेजिस्टेंस के कारण जो वायर में जो करंट है उसकी वैल्यू लो हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस जब होगा ज़्यादा तो करंट को कम करेगा, चार्ज के फ्लो को जो है कम करेगा। तो हम लोग अगर हाई पोटेंशियल लगाएं, यानी बड़ी बड़ी बैटरी जोड़ें, तब भी हमारी करंट की वैल्यू कम ही प्राप्त होगी, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ही क्या है, ज़्यादा है। और दूसरा, मान लो हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बैटरी लगाकर, बहुत बड़े बड़े जनरेटर लगाकर हम लोगों ने हाई करंट पैदा कर दिया, तब वहाँ पर हीटिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। यानी वायर में जब हाई करंट फ्लो कराएंगे ना, तो वो वायर हीट होने लगेगा। अब ऐसा क्यों होगा ये समझ लो। तो देखो, जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो बार बार टकराता है, बार बार टकराएगा, तो वो हीट क्रिएट करेगा। इससे क्या होगा, तो वायर लगातार हीट होगा। अगर हाई करंट फ्लो कराएं, ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो कराएं, तो वायर हीट होगा और हीट होकर पिघल जाएगा, तो वायर हमारा नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है रेजिस्टेंस जो है काफ़ी हार्मफुल है। हालांकि रेजिस्टेंस के फायदे भी हैं, कहीं कहीं हीट होने समय फ़ायदा मिलता है। जैसे रूम हीटर में जो है हीट होने समय फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हमको हीट ही क्रिएट करना है। इलेक्ट्रिक बल्ब, वहाँ भी हीट होने समय फ़ायदा मिलता है, लेकिन नॉर्मली हर जगह नहीं। जहाँ हम लोग को करंट की सप्लाई करनी है, तो हम लोग चाहते हैं कि लो वोल्टेज पे, यानी कम वोल्टेज लगाएं और करंट की वैल्यू ज़्यादा मिले और दूर दूर तक करंट भेजें और हमारा करंट जो है वेस्ट ना हो। तो वहाँ पर रजिस्टेंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमारा ज़्यादा करंट, ज़्यादा एनर्जी जो है रजिस्टेंस में ही खर्च हो जाती है। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि कैसे इस रेजिस्टेंस को कम किया जाए, जिससे हमारा करंट फ्लो बहुत तेज हो, बहुत परफेक्ट हो। तो यहाँ पर रिसर्च शुरू होती है, तो पता चलता है कि रेजिस्टेंस काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे लेंथ पर, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी मोटाई पर डिपेंड करता है। लेकिन उन सब चीज़ों से बात बनने वाली नहीं थी। तो साइंटिस्टों ने रिसर्च किया और पाया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी R इज प्रोपोर्शनल टू T। अब इसका मतलब क्या निकलता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, सिर्फ मेटल की केस की बात कर रहा हूँ, कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कंडक्टर की, तो कंडक्टर्स का अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये ग्राफ दिखा रहा है, ये ग्राफ में यही दिखाया गया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे आप लोग, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका उल्टा भी तो होगा।
अगर हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये एक परफेक्ट तरीका है जिससे किसी भी हम लोग वायर, किसी भी कंडक्टर का हम लोग रेजिस्टेंस को घटा सकते हैं। और यही जो है एक बहुत बड़ी खोज के रूप में जो है बदलने जा रही है, यानी यही कॉन्सेप्ट से हमारा सुपर कंडक्टर्स का जन्म होने वाला है। तो चलिए कहानी को आगे लेके चलते हैं 19वीं शताब्दी की शुरुआत में। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जो है एक साइंटिस्ट आए, हाई कमरलिंग ओन्स। ये क्या हैं, तो ये पहले से ही साइंटिस्ट थे और ये रिसर्च कर रहे थे कि जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं, जितने भी हमारे पास जो है मटेरियल्स हैं, उनको अगर बहुत लो टेम्परेचर पर ले जाया जाए, बहुत लो माइनस में, मतलब कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के पास। एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप लोग जानते होंगे, 0 केल्विन जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट मिनिमम टेम्परेचर, यानी इसको हम लोग बोलते हैं -273 डिग्री सेल्सियस। तो इतने कम टेम्परेचर पे ले जाकर ये चेक कर रहे थे कि सारे मटेरियल जो है कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो इन्होंने जो है हर मटेरियल को चेक करना शुरू किया। तो ये मरकरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि मरकरी को जैसे जैसे वो टेम्परेचर को कम कर रहे हैं मरकरी का, तो मरकरी का रेजिस्टेंस भी कम होता जा रहा है। तो वो तो मैंने पहले बता ही दिया कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जैसे जैसे मरकरी का टेम्परेचर कम किया जा रहा है तो मरकरी का रेजिस्टेंस भी कम होता जा रहा है, लेकिन एक क्रिटिकल टेम्परेचर यानी 4.2 पर उसका रेजिस्टेंस तुरंत घट के 0 हो जा रहा है। तो इन्होंने देखा तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या है, ये तो एक जादू की तरह है कि एक टेम्परेचर के आने के बाद रेजिस्टेंस एकदम 0 पहुंच जा रहा है, तुरंत एकदम नीचे पहुंच जा रहा है। तो इस टेम्परेचर को उन्होंने बोला क्रिटिकल टेम्परेचर, और इस फिनोमिना को नाम दिया सुपर कंडक्टिविटी। अब क्वेश्चन ये कि सुपर कंडक्टिविटी नाम क्यों दिया, तो बात समझिए। हालांकि ये तो मरकरी थी, आगे बहुत सारे रिसर्च हुए और बहुत सारे मेटल को देखा गया, लेकिन इसी पर बात करें तो मरकरी का जब रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस जब 0 हो जाएगा तो कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि कोई रुकावट है ही नहीं। एक ऐसा रोड जिस पर आप चलेंगे तो कोई घर्षण ही नहीं है, कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, तो सोचिए कार की स्पीड कितनी ज़्यादा होगी। ठीक वही बात, अगर आप किसी मेटल की जो है रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को 0 कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें जब करंट फ्लो करेंगे तो करंट बहुत तेज फ्लो होगा और बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लो होगा, तो वो सुपर कंडक्टर कहलाएगा। इस फिनोमेना को बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी, और जिसके अंदर होता है उसे बोलते हैं सुपर कंडक्टर। तो इस तरह खोज होती है सुपर कंडक्टिविटी की, और इस रिसर्च के लिए इनको 1911 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि नोबेल प्राइज तो साइंस के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, यानी विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल प्राइज ही है। तो ये खोज काफ़ी बड़ी है, और आपको भी पता चलेगा आगे वीडियो में, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, सुपर कंडक्टर्स ने हमारी दुनिया को कैसे बदला है और कैसे आगे बदलता रहेगा। अब बात कर लें कि आगे क्या और भी एलिमेंट ढूंढे गए, तो हाँ, गैलियम को 1.1 के पर देखा गया कि वो सुपर कंडक्टर में चेंज हो जा रहा है। एल्युमिनियम भी सुपर कंडक्टर्स में चेंज होता है, यानी एल्युमिनियम अपना रेजिस्टेंस खो देता है और वो खोता है 1.2 केल्विन पर। इंडियम 3.4, और ऐसे ही मरकरी का मैं बता ही चुका हूँ 4.2, ये लेड हो गया 7.2। तो इसी तरह बहुत सारे जो है मेटल्स को देखा गया कि सभी मेटल्स जो है, हालांकि सभी तो नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम मेटल जो होते हैं वो लो टेम्परेचर पे जाकर सुपर कंडक्टर में चेंज हो जाते हैं, यानी अपने रेजिस्टेंस को खो देते हैं। हालांकि यहाँ पर बस एक बात जानते रहिएगा कि ये सब की वैल्यू केल्विन में है, और केल्विन की वैल्यू बहुत कम होती है। जैसे मैं बात करूँ 1.1 केल्विन की, तो ये लगभग हो गया -272 डिग्री सेल्सियस। जैसे मैं बात कर लूँ ये 4.2 पर मरकरी हुआ था, तो इसका मतलब हो गया लगभग -269 डिग्री सेल्सियस, यानी बहुत लो टेम्परेचर है। माइनस में 270 आप समझ लीजिए, लगभग में माइनस में 270 डिग्री सेल्सियस, यानी बहुत ही लो टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर को क्रिएट करने में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ, रिसर्च तो हो गई थी कि इतने कम टेम्परेचर पे मेटल्स जो होते हैं वो सुपर कंडक्टर में चेंज हो जाते हैं, कंडक्टर सुपर कंडक्टर में चेंज हो जाते हैं। तो यहां तक ये कॉन्सेप्ट रहा। अब इससे होगा क्या, कंडक्टर्स को जब सुपर कंडक्टर में चेंज करेंगे तो इससे होगा क्या, तो समझिए। पहला तो ये कि जब हम लोग किसी कंडक्टर को सुपर कंडक्टर में चेंज कर देते हैं तो उसमें जो है हाई मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर में हम लोग करंट फ्लो करते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड फैल जाती है। अब सोच के देखिए
कि करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, लेकिन ये तो सुपर कंडक्टर्स है और इसमें जो करंट फ्लो होगा उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा वैल्यू में इसमें करंट फ्लो होने वाला है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बहुत की क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी ये बहुत ही हाई मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने वाला है। अब इससे क्या होगा, तो ये बनाएगा एक सुपर मैग्नेट। अब ये सुपर मैग्नेट क्या है एक बार समझ लीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका कहाँ कहाँ इस समय यूज हो रहा है। तो बात को समझिए, सुपर मैग्नेट क्या है। तो देखिए इसमें फिगर में दिखाया गया है, नीचे एक सुपर कंडक्टर है ये। अब सुपर कंडक्टर्स में क्या होगा, करंट फ्लो करेंगे तो ये हाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो इसके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि ये किसी भी परमानेंट मैग्नेट को ऊपर हवा में तैरा सकता है। यानी इतना पावरफुल है कि बड़े बड़े मैग्नेट को जो है ये हवा में तैरा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो है मैग्नेटिक पावर बहुत ज़्यादा आ गई है, क्योंकि ये कंडक्टर नहीं है, ये सुपर कंडक्टर है। अब इस कॉन्सेप्ट का कहाँ कहाँ यूज करते हैं वही हम लोग को देखना है, तो आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यूज ऑफ सुपर कंडक्टर। सो चलिए हम लोग यूज ऑफ सुपर कंडक्टर्स देखेंगे, लेकिन आप लोग अपने दिमाग में बस एक बात बैठा के रखिएगा कि जब सुपर कंडक्टर्स में करंट फ्लो होता है तो उस करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और करंट जितना ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी उतना क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। यानी ये बहुत ही हाई मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है और सारा खेल मैग्नेटिक फील्ड का है। अब आप देखेंगे ये कि मैग्नेटिक फील्ड जो हाई मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे कैसे चीज़ों को बदल सकता है। तो देखिए सबसे पहला ये मैग्लेव ट्रेन्स, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन। तो आप लोगों ने सुना होगा कि चाइना और जापान में जो है ट्रेनें बहुत तेज चलती हैं, 400 किलोमीटर पर घंटा, 500 किलोमीटर पर घंटा, 600 किलोमीटर पर घंटा, उससे भी ज़्यादा, ठीक है। और हमारे देश की ट्रेनें इतनी तेज नहीं चल सकती, हमारे देश की ट्रेनें 150 या 200 मैक्सिमम जा सकती हैं। उसका रीज़न क्या है, तो समझिए हमारे यहाँ की ट्रेन पटरी पे चलती है, लोहे की पटरी पर, लोहे का पहिया होता है, लोहे की पटरी पे चलती है, तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा। तो हम लोग अपनी ट्रेन को बहुत तेज नहीं ले जा सकते फ्रिक्शन के कारण, और अगर ले जाने की कोशिश भी करें तो फ्रिक्शन के कारण हीट होगा, और हीट से जो है हमारा पटरी पिघल जाएगी और वो ट्रेन पलट सकती है, गिर सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन ये जो मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन है ये क्या होता है, तो इसमें ये ट्रेन हवा में तैरती है। जी हाँ, पटरी पे चलती ही नहीं है, ये हवा पे तैरती है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसका कॉन्सेप्ट है सुपर कंडक्टर्स। ये जो पटरी है ये सुपर कंडक्टर्स की बनी हुई है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही हाई होगा, बहुत ही हाई होगा, क्योंकि सुपर कंडक्टर है। और ये जो हमारी ट्रेन है इसके नीचे लगा हुआ है मैग्नेट। तो मैंने अभी समझाया कि जो हमारा सुपर कंडक्टर्स होता है वो किसी भी मैग्नेट को हवा में तैरा सकता है, यानी अपने ऊपर उड़ा सकता है, इस तरह समझिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये ट्रेन को ऊपर रखता है, पटरी से थोड़ा सा ऊपर रखता है, यानी ट्रेन जो है पटरी पे नहीं चलती है, तो फ्रिक्शन भी नहीं रहेगा। तो अब जब ट्रेन को चलाएंगे तो इसकी स्पीड बहुत ही क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मैग्लेव ट्रेन्स। हालांकि अब ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है, अब इससे भी नई बातें आ गई हैं, इससे भी जो है एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन, और हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया है, हाइपर लूप। तो ये हाइपर लूप काम कैसे करता है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक लूप बना होता है, यानी कि ये लंबे लंबे जो है ये आपको दिखाई दे रहा है ना गोल से, इसको बोलते हैं लूप, ठीक है। ये टनल्स की तरह दिखाई दे रहे हैं, लग रहा है कि कोई टनल है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें छोटे छोटे कैप्सूल होंगे, ये छोटा सा कैप्सूल होगा, और ये कैप्सूल कुछ नहीं ट्रेन ही है जो मैग्नेट की बनी हुई है, और कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। इसमें भी नीचे वही कॉन्सेप्ट है, नीचे सुपर कंडक्टर लगा रहेगा, जिसके कारण ये जो कैप्सूल जो मैग्नेट का बना हुआ है ये हवा में तैरता रहेगा ऐसे ऊपर। इसमें बस फायदा ये है कि मैग्लेव ट्रेन में नीचे का फ्रिक्शन तो जीरो हो गया, पटरी पे नहीं चलती है, लेकिन यहाँ पर बहुत मात्रा में एयर जो है, जब ट्रेन चलती है तो एयर फ्रिक्शन लगाती है। जैसे आप भी बाइक चलाते होंगे, तो बाइक चलाते वक्त आप महसूस करते होंगे कि सामने की हवा पर काफ़ी फोर्स लगाती है, तो इन ट्रेनों पर एयर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हाइपर लूप में क्या होता है कि हाइपर लूप तो अंदर अंदर चलेगी ट्रेन, टनल के अंदर, तो इसमें एयर फ्रिक्शन भी, जो एयर ड्रैगिंग है वो भी खत्म हो जाएगा, तो इससे ये कैप्सूल बहुत तेज चलेगा। यानी ये अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से लगाया जाए तो ये जो है एरोप्लेन से भी तेज चलेगा, तो इसे बोला गया है हाइपर लूप। तो ये मैग्लेव ट्रेनों का ही भविष्य है, मैग्लेव ट्रेनों का ही जो है आने वाला स्वरूप है। हालांकि कुछ कंट्री में इसका यूज शुरू भी हो गया है, तो इसे बोलेंगे हम लोग हाइपर लूप। और ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है इसे हम लोग बोलते हैं पार्टिकल एक्सकलेटर। और मैं कहूं तो सुपर कंडक्टर का सबसे बड़ा यूज यहीं पर होता है।
ये जो पार्टिकल एक्सेलेरेटर है ये हमारे ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई आज तक की सबसे महंगी, सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट मशीन है। ये करती क्या है, तो बेसिकली इसके अंदर जो है हम लोग पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं। अब ये कैसे करते हैं तो इसको थोड़ा सा समझिए। जब कोई चार्ज पार्टिकल जैसे कि अल्फा, बीटा, इसके अलावा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो ये पार्टिकल एक्सेलेरेटर बनाते हैं और इसमें जो है सुपर कंडक्टर के जरिए हम लोग हाई मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। और जब हाई मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी तो जब इसमें पार्टिकल को छोड़ा जाएगा, जैसे अल्फा पार्टिकल को छोड़ा गया या बीटा पार्टिकल को, तो उस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत हाई होगी, जिसके कारण फोर्स ज्यादा होगा तो ये स्पीड भी बहुत ज्यादा होगी। और आपको सुन के हैरानी होगी कि इनकी स्पीड लगभग लाइट ऑफ जो लाइट की स्पीड होती है उसके लगभग में पहुंच जाती है। एकदम एक्यूरेट जो है लाइट की स्पीड को तो नहीं पा पाते ये हमारे जो इतने पार्टिकल हैं, लेकिन उनके रिलेटिव में पहुंच जाते हैं। रिलेटिव में कहने का मतलब ये है कि लगभग जो है प्रकाश की गति को ये प्राप्त कर लेते हैं। और जब ये टकराते हैं तो कुछ ऐसा दृश्य दिखाई देता है। हालांकि ये तो 3D इमेज है, लेकिन रियलिटी में होता क्या है कि जब पार्टिकल पार्टिकल से टकराते हैं, एक पार्टिकल दूसरे एटम से टकराते हैं, तो वहां पर जो है जो नए नए पार्टिकल है उनकी डिस्कवरी होती है। और यहाँ पे सिर्फ पार्टिकल नहीं, बहुत सारे रहस्य खोले जाते हैं कि हमारा यूनिवर्स शुरू कैसे हुआ। यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी का भी टेस्ट होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एंटी मैटर होता है कि नहीं, एंटी मैटर को कैसे बनाया जा सकता है, डार्क एनर्जी क्या होती है, एंटी पार्टिकल को ढूंढा जाता है, जैसे कि एंटी प्रोटॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, इन सब पार्टिकल की डिस्कवरी की जाती है। और बहुत ही छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी की जाती है। जैसे कि हाल ही में 2012 में जो है ये है LHC का फुल फॉर्म होता है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। तो सर्न एक जो है रिसर्च फैकल्टी है जो हमारी स्विट्जरलैंड में है, वहां पर भी एक पार्टिकल एक्सेलेरेटर लगा हुआ है। ये इसके अंदर का जो है व्यू है और ये इसका बाहर का कि ये कैसे लंबा सा एक्सेलेरेटर होता है। और ये 27 किलोमीटर लंबा है। अब सोच के देखिए, कोई मशीन आज तक ऐसी आपने देखी है जो 27 किलोमीटर लंबी हो। आप इमेजिन कीजिए 27 किलोमीटर लंबी मशीन। तो सोच सकते हैं ये कि जो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई आज तक की सबसे बड़ी मशीन है। और ये काम करती है सुपर कंडक्टिविटी पर ही काम करती है। सुपर कंडक्टर लगे होते हैं इसमें। तो इसमें जो है हम लोगों ने सबसे पहले 2012 में गॉड पार्टिकल डिस्कवर किया था। गॉड पार्टिकल का साइंटिफिक नेम होता है हिग्स बोसोन। इसके अलावा फर्मी लैब में जो है एक और पार्टिकल एक्सेलेरेटर रखा हुआ है और वहां पे लगभग 2 साल पहले जो है एक और पार्टिकल की खोज हुई थी, म्यूऑन जी की खोज हुई थी। इसके अलावा हाल ही में खबर आ रही है कि एक और जो है टेट्राक्वार्क की खोज हुई है। तो जितने भी नए पार्टिकल की डिस्कवरी होती है सब जो है यही पार्टिकल एक्सेलेरेटर के जरिए होती है। तो सुपर कंडक्टर का इनमें बड़ा ही योगदान है क्योंकि हाई मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही ये पार्टिकल बहुत ही स्पीड से चलते हैं और टकराते हैं और नए नए पार्टिकल को क्रिएट करते हैं। तो ये है एक नया कॉन्सेप्ट ई बॉम्ब। अभी तक आप लोगों ने डायनामाइट, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, बहुत सारे एटॉमिक बम नाम सुना होगा, लेकिन एक नया बम जो है आप जान लीजिए, इसे बोलते हैं ई बॉम्ब, इलेक्ट्रॉनिक बम्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बम्स। अब ये क्या है, तो ये एक ऐसा बम है कि जिसको अगर कहीं पे छोड़ दिया जाए, कहीं पे ब्लास्ट किया जाए, तो ये ना तो ह्यूमन को, ना तो पेड़ पौधों को, ना तो किसी जानवर को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उस कंट्री की जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है उसको बंद कर देगा पूरी तरह से, यानी वो काम करना बंद कर देंगे। अब सुनने में लगेगा इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन आप सोच के देखिए, अगर मान लेते हैं इंडिया और चाइना के बीच में वार होती है और चाइना ने जो है एक इलेक्ट्रॉनिक बम गिरा दिया इंडिया के ऊपर, तो इंडिया का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बंद, मोबाइल, टीवी, सैटेलाइट्स, ठीक है, प्लेन, हेलीकॉप्टर सब बंद। अब इससे क्या होगा कि अगर चाइना फिर जाके हमारे पर अटैक करता है तो हमारी देश की गवर्नमेंट को, हमारी देश की आर्मी को ये पता ही नहीं चल पाएगा कि कहाँ से अटैक हो रहा है और कहाँ पर हम लोग अपनी टुकड़ी भेजें, कहाँ पर आर्मी भेजें, कहाँ पर नेवी भेजें, कहाँ पर एयरफोर्स भेजें, क्योंकि सारे तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बंद हो चुके हैं, कम्युनिकेशन ही बंद हो चुका है। तो आप समझ लीजिए कि ये एक ऐसा बम है कि किसी कंट्री पर छोड़ दिया जाए तो वो कंट्री तुरंत गुलाम हो जाएगी, तुरंत घुटने टेक देगी, क्योंकि कोई संपर्क का माध्यम ही नहीं रहेगा, किसी को ऑर्डर ही नहीं मिलेगा कि कहाँ जाना है, किससे लड़ना है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता चलेगा। तो मतलब पूरा देश जो है एक तरह से अंधा हो जाएगा। तो ये इतना खतरनाक बम है। हालांकि इसके बारे में कहा जाता है कि ये बम जो है कुछ कंट्रियों ने जो है यूज भी किया है, लेकिन ऑफिशियल तौर पे जो है अब तक इसका यूज किसी ने किया नहीं है। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉनिक बम।
आगे देखते हैं कि सुपर कंडक्टर का यूज और कहाँ होता है। तो देखिए इसका यूज होता है एमआरआई स्कैन में। एमआरआई स्कैन का नाम आपने जरूर सुना होगा, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन। तो आप लोगों ने सुना होगा एक्सरे। तो नॉर्मली जो है सबसे लो लेवल पर आता है एक्सरे। एक्सरे से जो है हम लोग टूटी हड्डियों का चेक करते हैं, कहीं हड्डियों में जो है क्रैक आया है कि नहीं आया है। इसके बाद आता है सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन क्या करता है, तो पूरी बॉडी की 3D इमेजिंग करता है थोड़ा सा डिटेल में। एक्सरे का जो है हायर वर्जन है सीटी स्कैन। लेकिन जब किसी बॉडी के जो है इंटरनल पार्ट्स को अच्छे से देखना हो, जैसे किसी बॉडी के जो है सॉफ्ट टिश्यूज को, या फिर उसके जो है नसों के अंदर खूनों को, या फिर किसी ब्रेन टिश्यू को देखना है, तो उसके लिए यूज होता है एमआरआई स्कैन का। ये काफ़ी महंगी मशीन होती है। तो इसके बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा या फिर टीवी में देखा होगा कि एक गोल सी मशीन होती है जिसके अंदर मरीज को अंदर भेजा जाता है और उसकी ब्रेन का या किसी बॉडी का पूरा चेकअप होता है कि कहाँ पे ट्यूमर है, कहाँ पर जो है ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। तो ये होती है एमआरआई स्कैन। तो इसके अंदर क्या होता है, तो हम लोग हाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं जो पूरी बॉडी का जो है इमेज बनाता है। तो यहाँ पर हम लोग को चाहिए हाई मैग्नेटिक फील्ड, और हाई मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा, सुपर कंडक्टर। तो इसके अंदर भी सुपर कंडक्टर का यूज होता है। इसी तरह एक और मशीन है, ये है हमारी स्क्विड, एक डिवाइस है ये, सुपर कंडक्टिव क्वांटम इंटरफेस डिवाइस। ये क्या करती है, तो ये जो है काफ़ी छोटी छोटी मैग्नेटिक फील्ड को भी डिटेक्ट कर लेती है। तो इसका यूज जो है आर्मी में होता है। माइंस, माइंस मतलब जमीन के अंदर बम बम छिपा दिए जाते हैं, माइंस छिपा दी जाती हैं। तो वहाँ पर माइंस हैं कि नहीं है उसको चेक करने के लिए जो है हम लोग स्क्विड डिवाइस का यूज करते हैं। इसके अलावा जमीन के अंदर मिनरल्स जो है, मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, वो हैं कि नहीं है उनको चेक करने के लिए भी हम लोग स्क्विड का यूज करते हैं। और ये स्क्विड बेसिकली सुपर कंडक्टर से बने होते हैं। तो ये रहा हम लोगों का यूज कि कैसे कैसे हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं सुपर कंडक्टर्स का। अब बात करेंगे कि फ्यूचर ऑफ सुपर कंडक्टर, यानी हम सुपर कंडक्टर्स की हेल्प से फ्यूचर में क्या क्या चेंज ला सकते हैं, कौन कौन सी नई नई इक्विपमेंट्स, नई नई मशीनें बना सकते हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं एक एक करके। तो देखिए पहला इसका यूज हम कर सकते हैं लॉन्चिंग सैटेलाइट के रूप में। तो आप लोग जानते हैं कि सैटेलाइट लॉन्च करना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिसमें काफ़ी खर्च आता है, क्योंकि हम लोग उसमें रॉकेट का यूज करते हैं। तो रॉकेट जो है एक बार जाता है, एक सैटेलाइट को छोड़ता है, और उसके बाद जो है उसको लॉन्च करने के बाद वो रॉकेट जो है ख़राब हो जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। और इसके अलावा रॉकेट में ईंधन भी बहुत ज़्यादा नष्ट होता है, फ्यूल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जैसे हम लोग ट्रेन को भेज रहे हैं, अभी मैंने दिखाया पीछे कि जैसे हम लोग ट्रेन को हाई स्पीड पर भेज सकते हैं बिकॉज ऑफ सुपर कंडक्टर। तो अगर हम लोग सुपर कंडक्टर का यूज करके सेटेलाइट को भी भेजना जो है सीख जाएं, यानी सुपर कंडक्टर का यूज करके एक ऐसा मशीन बना दें जो सेटेलाइट उसमें लगाकर सिर्फ भेज दी जाए, तो हम लोगों का जो है काफ़ी फ़ायदा होगा, कई तरीके से फ़ायदा होगा। सबसे पहला फ़ायदा तो ये कि रॉकेट वन टाइम यूज होता है। हालांकि स्पेस एक्स ने अब ऐसा रॉकेट बना दिया है जो रीयूजेबल है, एक बार जाता है सेटेलाइट छोड़ के वापस आ जाता है, लेकिन उसमें खर्च भी काफ़ी होता है। लेकिन ये जो है एक बार अगर लॉन्चिंग सेटेलाइट बन गई, एक ऐसी मशीन बना दी जो सेटेलाइट को लॉन्च करने वाली है, तो हम उससे चाहें तो दसियों बीसियों या सैकड़ों जो है सेटेलाइट को आराम से जो है वहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि बार बार नए रॉकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि फ्यूल भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और फ्यूल खर्च करेंगे तो पॉल्यूशन भी होगा, तो वो पॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो यानी हर तरह से जो है सुपर कंडक्टर से जो लॉन्चिंग सेटेलाइट बनेगी वो बिल्कुल परफेक्ट होगी हमारे लिए, और ये हमेशा काम करेगी। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, रीच एट स्पीड ऑफ लाइट। तो हम जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे तेज जो है, सबसे ज़्यादा स्पीड होती है लाइट की, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अभी तक हम इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा इक्विपमेंट, कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जिससे हम लोग पहुंच सके। लेकिन जैसे मैंने बताया कि पार्टिकल जो एक्सक्लेटर होता है, जो मैंने दिखाया अभी आप लोगों को, ये मशीन लार्ज हैड्रल कोलाइडर, इसके अंदर जब पार्टिकल को भेजा जाता है, तो ये पार्टिकल भेजा जाता है लगभग लगभग स्पीड ऑफ लाइट के बराबर पे, उससे थोड़ा सा कम पे। तो हम चाहें तो इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ और चीज़ें बदल कर हम चाहें तो स्पीड ऑफ लाइट को भी पा सकते हैं इन फ्यूचर। अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हम चाहें तो हम लोग जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड को प्राप्त कर सकते हैं।
बिकॉज ऑफ सुपर कंडक्टर्स। और उसी के साथ साथ हम कर सकते हैं टेस्ट ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीन ने दी थी उसको हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इस थ्योरी में आइंस्टीन ने बताया था कि जो हम स्पीड ऑफ लाइट जो है पकड़ लेंगे, यानी प्रकाश की गति से चलेंगे तो टाइम स्लो हो जाएगा, टाइम धीरे चलने लगेगा। हालांकि ये थ्योरी जो है कॉन्सेप्चुअल तो लोगों को समझ में आती है, कॉन्सेप्चुअल प्रूफ भी कर लेते हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकली किसी ने प्रूफ नहीं किया है, क्योंकि हम लोग कभी स्पीड ऑफ लाइट को पहुंच ही नहीं पाए। तो अगर हम लोग स्पीड ऑफ लाइट पा लेते हैं तो हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक यूज का और कर सकते हैं कि जैसे हम लोग सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, उसी तरह से हम चाहें तो अंतरिक्ष में इंटरस्टेलर ट्रैवलिंग कर सकते हैं, यानी स्पेस के अंदर काफ़ी डीप जा सकते हैं, काफ़ी दूर तक। मतलब कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह, एक तारा से दूसरे तारा, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक जो है इंटरस्टेलर ट्रैवलिंग हम लोग कर सकते हैं। ये फ्यूचर के इसके जो है एक संभावना है कि ये चीज़ें कर सकते हैं। इसमें से क्या पॉसिबल होगा क्या नहीं होगा वो आगे की बात है। इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट हैं, ये तो कुछ हाई प्रोजेक्ट हो गए जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, कुछ नॉर्मल प्रोजेक्ट हैं जो ये तो डेफिनेटली होंगे, इसमें कोई जो है कन्फ्यूजन नहीं है, ये तो डेफिनेटली होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी खर्च काफ़ी आ रही है। जैसे पहला तो ये कि हाई करंट एट लो वोल्टेज। मैंने बताया कि सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो रेजिस्टेंस कम होगा तो हम लोग लो वोल्टेज डालेंगे तब भी करंट की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होगी। तो हम लोग अगर छोटी सी बैटरी लगाएंगे तो हम लोग बड़ा सा एम्पियर का करंट पा जाएंगे सुपर कंडक्टर से। उसके अलावा इससे हम लोग एनर्जी सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग जब करंट को फ्लो कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की सारी एनर्जी कहाँ वेस्ट हो जाती है, तो उसमें जो टक्कर मिलती है एटम से, यानी जो रेजिस्टेंस होता है उसमें काफ़ी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। लेकिन जब रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, रेजिस्टेंस जब जीरो हो जाएगा तो एनर्जी की सेव बढ़ जाएगी, यानी कम एनर्जी में हम लोग जो है बहुत दिन तक करंट फ्लो करा सकते हैं, करंट का वेस्टेज नहीं होगा। इसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हैं, लाइफ टाइम बैटरी। अब सोच के देखिए कि एक समय ऐसा आएगा जब आप मोबाइल खरीद के लाएंगे और उसकी बैटरी उसी समय मिलेगी चार्ज होकर, और पूरे लाइफ टाइम आप बैटरी यूज करेंगे और कभी भी जो है उसको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सोचिए वो दिन कैसा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ऐसा पॉसिबल है सुपर कंडक्टर से। अगर हम लोग किसी फ़ोन का, किसी कंप्यूटर के सारे इक्विपमेंट्स को सुपर कंडक्टर से बना लें तो उसमें जब करंट फ्लो होगा तो एनर्जी वेस्ट होगी नहीं, तो वहाँ पर जो है लो वोल्टेज पे हाई करंट पैदा होगा। तो वहाँ पे क्या है कि बैटरी एक बार हम लोगों ने लाई और वो बैटरी को कभी चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी एनर्जी कभी वेस्ट ही नहीं होगी। तो हम लोग लाइफ टाइम बैटरी भी बना सकते हैं। इसके बाद बात करें तो सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर क्या है, तो वैसे तो सुपर कंप्यूटर बहुत सारे बन चुके हैं, बहुत सारे एडवांस कंप्यूटर बन चुके हैं, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऐसा कंप्यूटर बना दें हम लोग जिसमें डाटा ट्रांसफ़र बहुत तेज हो। तो वायर के अंदर जो हमारा सर्किट होता है कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर डेटा ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रिक करंट के रूप में। तो अगर हम लोग वहाँ पर सुपर कंडक्टर का यूज करेंगे तो मैंने बताया है कि इसमें बहुत तेज करंट फ्लो होगा, तो डेटा भी बहुत तेज फ्लो होगा, तो हमारा सुपर कंप्यूटर बन जाएगा। यानी सुपर कंडक्टर के कारण बनेगा सुपर कंप्यूटर, यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर डेटा बहुत तेजी से ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरी जगह। तो इस तरह से जो है हम लोग यूज कर सकते हैं सुपर कंडक्टर्स का। तो ये जो है भविष्य में अभी संभावनाएं हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो ये जो है इधर वाली काफ़ी जो है, इसमें थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको मैं। तो इधर वाली जो संभावनाएं हैं ये तो बहुत हाई लेवल की हैं, लेकिन इधर वाली जो हैं ये तो पॉसिबल है, अभी भी हम कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है। उसका आंसर ये है क्योंकि सुपर कंडक्टर बनाने में खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब वो कैसे, तो समझिए। तो देखिए इस चार्ट में मैंने दिखाया है कि कौन सा मटेरियल कितने टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी को जो है पा लेता है, यानी सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम जो होता है 1.2 केल्विन पर होता है। अब 1.2 केल्विन टेम्परेचर का मतलब ये है कि -272 डिग्री सेल्सियस। अब इतना कम टेम्परेचर करने के लिए इतना ज़्यादा इसको इक्विपमेंट चाहिए, इतनी ज़्यादा मशीनें चाहिए उतना कम टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए, कि उसमें खर्च बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि आप समझिए कि आपका जो फ्रिज होता है घरों पे, उसमें नॉर्मल टेम्परेचर होता है 1 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस, और जो फ्रीजर होता है उस फ्रीजर का टेम्परेचर होता है -18 डिग्री सेल्सियस, तब उसमें बर्फ़ जम जाती है। तो उतना सा जो छोटा -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है क्रिएट करने के लिए कम से कम आप लोग कुछ पैसा खर्च करते हैं, मतलब उतनी बड़ी मशीन लेकर आते हैं, और यहाँ तो -273 डिग्री सेल्सियस पे जाना है।
-270 -270 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसके लिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि किसी वायर को हम लोग सुपर कंडक्टर बनाकर चाहते हैं एनर्जी सेव करना, लेकिन इसको सुपर कंडक्टर बनाने में ही इतना खर्च हो जा रही है एनर्जी, तो हमें फायदा क्या मिला? फिर तो हमारा घाटा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि सुपर कंडक्टर जो है हम लोग नॉर्मल यूज नहीं कर सकते। यूज तो अभी भी हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि बहुत सी जगहों पे यूज हो रहा है, लेकिन नॉर्मली हम लोग के घरों पे या फिर मैं कहूँ कि इन सब क्षेत्रों में यूज नहीं कर रहा है कोई, क्योंकि इनमें जितना फायदा है उससे ज़्यादा खर्च हो जाएगा। जितना हम बचाने को सोच रहे हैं उससे ज़्यादा जो है ये खर्च हो जाएगा। तो इसका जो है तरीका क्या है, क्या करें कि सुपर कंडक्टर हमारे लिए यूजफुल हो जाए? तो एक ही तरीका है कि हम एक ऐसा सुपर कंडक्टर बनाएं जो रूम टेम्परेचर यानी नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है, जिसे मानते हैं हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर बन जाए। यानी एक ऐसा मेटल ढूंढ लें, एक ऐसा हम लोग एलॉय ढूंढ लें, एक ऐसा कंपाउंड ढूंढ लें, कुछ ऐसे तरीका ढूंढ लें जिससे जो है एक वायर जो है रूम टेम्परेचर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर बन जाए। क्योंकि नॉर्मली किसी कंडक्टर को सुपर कंडक्टर में चेंज करने के लिए टेम्परेचर घटाना पड़ता है। ऐसा क्या करने हम लोग कि टेम्परेचर घटाना ही ना पड़े, तो वो बन जाएगा सुपर कंडक्टर नॉर्मली। तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि हम अपने घरों में भी सुपर कंडक्टर का यूज कर सकते हैं। जो हम लोग वायर लगाएं वो भी सुपर कंडक्टर का हो, जो हम लोग मोबाइल यूज करें उसके अंदर भी सुपर कंडक्टर लगाओ, जो टीवी यूज करें, जो लैपटॉप यूज करें, वो सभी सुपर कंडक्टर के बने हो। क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर है तो टेम्परेचर गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारी एनर्जी बहुत सेव हो जाएगी। अब इस बारे में जो एक हाल ही में रिसर्च आई है ये कि IISc बेंगलोर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर इंडिया में के साइंटिस्टों ने कहा है कि हमने जो है एक अलग से एलॉय बनाया है जिसमें काफ़ी चीज़ें मिक्स हुई हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है। और उस एलॉय के बारे में कहा जा रहा है कि वो जो एलॉय है वो रूम टेम्परेचर पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी को प्राप्त कर लिया है, यानी सुपर कंडक्टर बन गया है। हालांकि जो है अभी उसको ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी उसमें रिसर्च की बात आई है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत बड़ी खोज है, और खासकर इंडिया में होता है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसा भी उस रिसर्च पेपर को मैंने पढ़ा भी था, तो उसमें ऐसा कहा गया था कि रमन इफेक्ट के बाद ये सबसे बड़ी खोज होगी इंडिया की। अगर ये सफल हो जाती है तो रमन इफेक्ट के बाद ये सबसे बड़ी खोज होगी। आपको पता होगा रमन इफेक्ट के लिए ही जो CV रमन को सबसे पहले नोबेल प्राइज दिया गया था, और इंडिया को साइंस में एक ही बार नोबेल प्राइज मिला है रमन इफेक्ट के लिए। तो हो सकता है कि ये चीज़ अगर हम लोग कर लें तो हम लोग दोबारा नोबेल प्राइज पा जाएं। अब इसमें कोई कह नहीं सकता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी खोज होगी, क्योंकि ये ह्यूमन सिविलाइजेशन को बिल्कुल चेंज कर देगी। क्योंकि अगर सुपर कंडक्टर बन गया एट अ नॉर्मल टेम्परेचर तो हमारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। हमारी इतनी एनर्जी बच जाएगी कि हम छोटी से छोटी एनर्जी को जो है महीनों तक यूज कर सकते हैं। मतलब आप सोच नहीं सकते कैसे हमारी पूरी दुनिया। मैंने इस एक वीडियो में पूरा का पूरा जो है निचोड़ सुपर कंडक्टर्स का डाल दिया है कि सुपर कंडक्टर का कॉन्सेप्ट से लेकर उसकी हिस्ट्री, उसका फ्यूचर, उसका यूज, सब कुछ डाल दिया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अब एक लास्ट में बात ये रह जाती है कि ये पिक्चर कैसी है, ये कैसी पिक्चर है। तो देखिए होता क्या है कि सुपर कंडक्टर्स को जब हम लोग एक्सपेरिमेंट के दौरान क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर इतना गिराना पड़ जाता है कि वहाँ पर बर्फ जम जाती है। तो इस पिक्चर में आपको जो दिख रहा है वहाँ पे बर्फ जमी हुई है, ये सब बर्फ जमी हुई है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही कम है। और मैं नहीं बताया कि सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज़्यादा आ जाती है कि वो दूसरे मैग्नेट को हवा में तैराता है। तो यही जो पिक्चर है, अब आप लोगों को ये पिक्चर का मतलब समझ में आ रहा होगा कि ये सुपर कंडक्टर है, इतना ठंडा है इसलिए बर्फ जमी हुई है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना ज़्यादा हो गया है कि इसलिए जो है ये हवा में तैर रहा है। तो ये रहा आप लोगों का सुपर कंडक्टर्स। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।